तो देखिए पावर वायरिंग क्या है, सामान्य कंट्रोल पैनल, व्यावसायिक या औद्योगिक वायरिंग में मुख्यतः दो प्रकार की वायरिंगों का उपयोग किया जाता है। पहला है आपका कंट्रोल वायरिंग और दूसरा है आपका पावर वायरिंग, ठीक है ना। कंट्रोल पैनल में कंट्रोल और प्रोटेक्टिव डिवाइस को सप्लाई स्रोत के पास में स्थापित किया जाता है। यानी जब भी आप कंट्रोल जो भी कंट्रोल पैनल की वायरिंग कर रहे हो या इंडस्ट्रियल वायरिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या होता है कि जो कंट्रोल पैनल में जो जितने भी आपके कंट्रोल्स होते हैं या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस से मतलब है यहाँ पर आपके फ्यूज यूनिट है ना, एमसीबी हुई, तो ये सारी चीजें, रिले हो गई, ये सारी चीजें क्या है आपकी प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गई। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस के अंदर ये आ गए। ये सब कहाँ स्थापित होगी आपकी, जहां पर सप्लाई पॉइंट है आपका, है ना। आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हो कि जब भी आप पावर सर्किट डायग्राम बना रहे हो तो सप्लाई सोर्स जैसे आपके यहाँ पर स्थित है, तो उसके पास में क्या स्थापित करोगे, कंट्रोल और प्रोटेक्टिव डिवाइस स्थापित करोगे, ठीक है। तथा लोड जैसे भट्टी, कंप्रेसर या मोटर आदि को पावर सप्लाई से या पैनल बोर्ड से दूर स्थापित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है ना। ये दोनों पास पास में दिखाए हुए हैं और ये इनके बीच से थोड़ा दूर दिखाया गया है। तो लोड आपके कहाँ रहेगा, हमेशा दूर रहेगा, जबकि आपके कंट्रोल पैनल और प्रोटेक्टिव डिवाइस कहाँ रहेंगे, सप्लाई सोर्स के पास में रहेंगे। अच्छा, आपका सप्लाई सोर्स क्या होगा, किसी भी इंडस्ट्री में सप्लाई स्रोत क्या होता है, बताएगा कोई? कहां से सप्लाई मिलती है आपको या किसी भी इंडस्ट्री को? हाँ बोलो भाई, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, आपके घरों में सप्लाई कहां से आ रही है? हाँ, मीटर से। हाँ, और मीटर मीटर में सप्लाई कहां से आ रही है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तुम्हारे घर के बाहर लग रहा है क्या? एक पोल छोड़ के, यानी आती हो आपकी इलेक्ट्रिक पोल से रही है ना। हाँ, तो इसका सही वैसे आप ट्रांसफार्मर बोल सकते हो, मगर मैंने अपना सही जवाब जो होगा वो कहाँ से आ रही है, आरएससीबी के पोल से आपके, है ना। और इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रांसफार्मर से भी हो सकती है, अगर वो बड़ी यूनिट है तो वो पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाएगी और फिर उसको सप्लाई मिलेगी, है ना। मगर वो कनेक्टेड किस पे होगी, आरएससीबी के एसटी पोल पे कनेक्टेड होगी। तो आपको आरएससीबी से सप्लाई मिल रही है, आरएससीबी पोल से आपको सप्लाई आएगी, ठीक है। वो सप्लाई आपको आगे मीटर में दी जाएगी और उस मीटर के बाद आपको अंदर यूज के लिए यूज कर सकते हैं आप उसको। तो आपका सप्लाई सोर्स हो गया आरएससीबी बोल सकता हूं मैं, आरएससीबी आपकी सप्लाई सोर्स हो गया। और उसके बाद आपका कंट्रोल और प्रोटेक्टिव डिवाइस लग जाएगा, और उसके बाद आप जहां पर लोड, जिस जगह पे चलाना चाहते हो वहां पर आपका ये लोड इंस्टॉल होगा, है ना। तो अपन क्या मीटर के पास ही सारा लोड थोड़ी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, हमें जहां जरूरत है ना, वहां लगाएंगे। अगर 4 रूम है तो 4 रूम के अंदर लगाएंगे, है ना। अगर 4 सेक्शन है इंडस्ट्री के तो चारों सेक्शन में लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगा। पावर वायरिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवरलोड रिले और फ्यूज आदि को बार जैसे मोटर और भट्टी से जोड़ता व अलग करता है। यानी पावर वायरिंग क्या कर रही है आपकी, जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ना, प्रोटेक्टिंग डिवाइस ओवरलोड रिले और फ्यूज, है ना, इनको किससे जोड़ रहा है, बाहर से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो पावर सर्किट का मतलब समझ गए, पावर वायरिंग का मतलब समझ गए आप। वह वायरिंग जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस को किससे जोड़ रही है, आपके लोड से जोड़ रही है, उसके बीच में जो भी वायरिंग करोगे वो क्या होगी आपकी, पावर वायरिंग कहलाएगी, ठीक है। पावर और कंट्रोल केबल को एक ही कंड्यूट में स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग के अन्योन प्रेरण के कारण प्रभावित होगी। और कंट्रोल वायरिंग एक परिपथ है जो कि कमांड और अन्य सूचना को संचार कंट्रोल डिवाइस और लाइटिंग के बीच करता है। ये 1 मिनट में स्पेस की दिक्कत आ गई है, मैं इसको सही कर देता हूँ वापस, 1 मिनट होल्ड करना है ना।
ठीक है, ठीक है ना। तो पावर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग एक कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों को एक ही कंड्यूट पर स्थापित नहीं करना है। अगर आप इसको स्थापित करेंगे तो इससे क्या होगा, आपने सुना होगा प्रेरण का नियम, ये पढ़ा था आपने इससे पहले। अन्योन प्रेरण क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ भाई बताओ आगे। आप पावर वायरिंग से क्या समझेंगे? यहाँ पे पावर वायरिंग के लिए लेकिन आप चार पर पढ़नी है, ये चार पर चलाते हैं, क्या समझे पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग से क्या? अच्छा ये बात समझ में आती है, सामान्यतः कंट्रोल पैनल व्यवसायिक या औद्योगिक वायरिंग में मुख्यतः दो प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है। ये समझना है कहाँ आपकी जो इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री हो गई या आपका कोई कंट्रोल पैनल काम देगा, घरों में कंट्रोल पैनल तो लेकिन बड़े-बड़े पैनल में लगा है कि नहीं कहाँ नजर है, इंडस्ट्री में नजर है, सब स्टेशन पे नजर है, लेकिन इसके अलावा कहीं नजर नहीं आता। घरों में जनरली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा छोटे लोगों, है ना। इसके बाद इनका क्या है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब एक ऐसा पैनल जिससे आगे जो भी सप्लाई जाएगी उसको मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूं, उसको कम कर सकता हूं, ज्यादा कर सकता हूं, उसको मेजर कर सकता हूं, है ना। वो सारा काम मैं काम कर रहा हूं एक ही पैनल में कर रहा हूं, इसके लिए जो काम किया चाहिए कंट्रोल पैनल, है ना। तो कंट्रोल पैनल के अंदर जो वायरिंग करते हैं हम, या आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो वायरिंग करते हैं, है ना, या कोई व्यवसायिक का मतलब आप और इंडस्ट्री का मतलब होता है औद्योगिक, और व्यवसायिक का होता है आपका कॉमर्शियल यूजेज होता है ना आपके बड़ी, जैसे कोई शॉप वगैरह हो गई, है ना, बड़ी शॉप में शोरूम है ना, वहां पर वो कॉमर्शियल में आ गया। तो कॉमर्शियल जितने भी नोड एक सब पे आपको किसी प्रकार की वायरिंग नहीं है, दो प्रकार कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। इसको नोट करिए। सो ये सबसे पहले पैनल व्यवसायिक और औद्योगिक वायरिंग है। वायरिंग में दो प्रकार की वायरिंग और उपयोग किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग और पावर। अब देखो आगे पावर और कंट्रोल केबल को एक ही कंट्रोल में स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग के अन्योन प्रेरण के कारण प्रभावित होती है। यानी आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी पावर जो सर्किट बना रहे हो, पावर केबल जो यूज कर रहे हो, है ना, और जो कंट्रोल सर्किट के लिए जो केबल यूज कर रहे हो, उनको कभी भी एक कंट्रोल में स्थापित नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, आपकी नेचुरली इंडक्टेंस के कारण वो प्रभावित होंगे और सिग्नल में क्या होगा, इंटरप्शन आएगा। और सिग्नल प्रॉपर आपके कंट्रोल सर्किट, किसमें इंटरप्शन आएगा, कंट्रोल सर्किट पे इंटरप्शन, कंट्रोल सर्किट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसका प्रभाव पड़ेगा पावर सर्किट का, और वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। प्रॉपर काम नहीं करेंगे क्या होगा, आपको प्रॉपर आगे आउटपुट नहीं आएगा, है ना। तो आपको ये चीज इसमें ध्यान। नेक्स्ट क्या है आपका कंट्रोल वायरिंग। अब कंट्रोल वायरिंग क्या है आपको बताया है। कंट्रोल वायरिंग एक परिपथ है जो कमांड और अन्य सूचनाओं का संचार कंट्रोल डिवाइस और लाइटिंग के बीच करता है। किसके बीच कर रहा है, कंट्रोल डिवाइस से और जो लाइटिंग का लोड है ना, लाइटिंग लोड मान लीजिए
या आपका पावर लोड जो भी है ना, उसके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल वायरिंग का उपयोग करते हैं। सूचनाएं कैसी, ऑन होने की, ऑफ होने की, है ना, ये सूचनाएं क्या है इसकी। मैं यहाँ से ऑन बटन दबा रहा हूँ, वो वहां पर जाके समझता है कि ऑन होना चाहिए, रिले ऑन होनी चाहिए, तो ऐसे रिले के सिग्नल कुछ जा रहे हैं, वो सारे क्या है आपकी सूचना ही तो है ना। एक सूचना और क्या हो गई, जैसे कि मान लीजिए आपके ओवरलोड आ गया है ना, ये 2 पॉइंट शॉर्ट हो गए, तो क्या करेगा कंट्रोल डिवाइस, क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, इसको भेजेगा आपके पावर सर्किट को कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया, आप क्या करो, ओपन हो जाओ, परिपथ को खोल दो, और परिपथ को खोलने का और खोलने का काम किसका होगा, पावर सर्किट के अंदर, है ना, पावर केबल के अंदर या पावर वायरिंग के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल डिवाइस क्या कर रहा है, इसमें कंट्रोल वायरिंग एक परिपथ है जो कि कमांड व अन्य सूचनाओं को कमांड और अन्य सूचनाओं को नेक्स्ट क्या था आपका, पावर वायरिंग में कुछ धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि पावर वायरिंग कहाँ की जाएगी, पावर लोड के लिए की जाएगी ना, छोटे छोटे लोड के लिए या लाइटिंग लोड के लिए क्या करेंगे हम, नॉर्मल जो वायरिंग होती है उसको यूज करेंगे। तो पावर वायरिंग में कुछ धारा प्रवाहित होती है, और पावर वायरिंग में केबल की साइड लोड में प्रवाहित धारा के अनुसार के ऊपर निर्भर करती है ना। तो आपकी कोई भी पावर केबल का जो सिलेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस पे प्रवाहित होने वाली धारा पे। तो इसको नोट करिए, पावर वायरिंग में केबल की साइज प्रवाहित धारा के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है नीचे, इसका दिया हुआ है मोटर वायरिंग का लेआउट डायग्राम, ये मोटर वायरिंग का लेआउट डायग्राम है आपका। इसके अंदर आपकी 3 फेज मेन हेडर से सप्लाई कहां आ रही है आपकी यहाँ पर, और ये 3 फेज मेन सप्लाई सोर्स, ये क्या है आपका सप्लाई सोर्स, इसको किस नाम से बोलते हैं, मेन के नाम से, ठीक है ना। इससे वायरिंग आपकी कहां आ रही है, कंट्रोल पैनल में, ये कहां अवेलेबल होगा, मेंस के पास में अवेलेबल होगा, है ना। ये पूरा क्या है आपका कंट्रोल और प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये यहां लगेगा, है ना। और ये क्या है आपका लोड, ठीक है, ये कहां होगा, जहां पर आपके सेक्शन होंगे अलग अलग, उस पे लोड लगा होगा। ये एक आपका पावर एंड कंट्रोल वायरिंग का एग्जांपल दिया हुआ पूरा। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसी को सिंगल लाइन डायग्राम समझें। देखिए आपका सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगी, क्या है कि आपकी मेन सप्लाई यानी तीनों फिल्टर है, और उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच के बाद यहाँ पर आपके कॉन्टैक्टर और रिले लगी हुई है जो कि परिपथ को ऑन ऑफ करने का काम करती है ना। और यहाँ पर आपके थर्मल ओवरलोड रिले लगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाला, ये आपका प्रोटेक्टिव ये पावर सर्किट क्या है, आपकी पावर वायरिंग, और यहाँ पर इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या करना है, ये कंट्रोल वायरिंग। तो दोनों में अंदर समझ आता है, ये पावर वायरिंग हो गई आपकी, और ये कौन सी हो गई आपकी कंट्रोल वायरिंग। अब देखो पावर वायरिंग में क्या क्या आ रहा है, आपकी स्विचेस आ रहे हैं, आपके रिलेज आ रहे हैं, है ना, और ओवरलोड रिले आ रही है, या इसकी जगह पीसीबी लगा सकते हो, है ना, तो पीसीबी आ रही है। तो ये आपकी पावर वायरिंग का है। कंट्रोल वायरिंग में क्या क्या आ रहा है, कुछ बटन आ रहे हैं जो कि उसको ऑन ऑफ करने के काम आ रहे हैं, प्लस रिले को ऑपरेट करने की कोई आ रही है, ये जो कॉइल्स होती है ना, ये रिले को ऑपरेट करने की
ये आपका इसका एग्जांपल है। ये आप आगे बना अब नेक्स्ट आती है आपकी कम्युनिकेशन वायरिंग। कम्युनिकेशन वायरिंग इसको संचार वायरिंग। क्या आप संचार वायरिंग इस नाम से क्या समझते हैं? क्या मतलब होता है? मतलब कुछ आइडिया है इसका? संचार का मतलब है कम्युनिकेशन का मतलब। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरा जो नॉलेज है मैं कहाँ भेज रहा हूँ? आपके पास भेज। तो ये क्या है? मेरा एक संचार। मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग आपको बता रहा हूँ, मेरी क्या फीलिंग बताएगा संचार का माध्यम है मेरी आवाज है या मैं बोलना। संचार का मतलब आपका कोई भी डाटा वगैरह या आपकी कोई भी भावना हो गई एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको उसको पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए आप क्या करते हो? कम्युनिकेशन करते हो, है ना? वो कम्युनिकेशन किस रूप से हो सकता है? वर्बली हो सकता है, लिखित हो सकता है ना? जैसे मैं आपको स्लाइड दिखा, स्लाइड दिखाने से आपको क्या ये लिखित संचार हो गया, मैंने लिख के दिखाया आपको, आप उसको पढ़ के समझ रहे हो। अगर मैं बोल के आपको समझा रहा हूं मतलब आपको वॉइस यानी आपका संचार कौन सा हो गया? कम्युनिकेशन वॉइस के थ्रू हो गया आपका। तो एक इमेज दिखा के संचार किया, सूचना दी, है ना? तो सूचना का आदान प्रदान ये आपका क्या है? कम्युनिकेशन है ना? तो संचार वायरिंग का मतलब ऐसी वायरिंग जिससे हम कम्युनिकेशन कर सके, है ना? इसके बीच में दो कंप्यूटर के बीच में, है ना, या दो टेलीफोन के बीच में, वो क्या हो गया? आपकी कम्युनिकेशन वायरिंग होगी। टेलीफोन पे आप बात कर रहे हो, आपकी आवाज कहां जा रही है? नेक्स्ट आगे वाले पर्सन के पास, वो क्या हो गया? आपकी बात का संचार हो रहा है यहां से, इसके पास जा रहा है, नेक्स्ट आदमी के पास जा रहा है ना? आप कोई डेटा देखते हो या डायग्राम देखते हो, वीडियो देखते हो, है ना? वीडियो भी क्या है? संचार का माध्यम है। वीडियो में मान लीजिए कोई एजुकेशन वीडियो है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको नॉलेज मिलेगी। आगे वाला नॉलेज देने के लिए वो वीडियो बना रहा है, आपके पास नॉलेज आ रही है। ये कम्युनिकेशन का तरीका हो गया ना? ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं आपके, और उन कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए आपके वायरिंग होंगे, वो क्या हो गया? आपकी कम्युनिकेशन वायरिंग। आप यहां देख सकते हो, ये एक प्रकार की वायरिंग है जिसका उपयोग ध्वनि, डाटा, चित्र और वीडियो को एक निश्चित स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। क्या समझ रहा है? देखिए ये समझना है। अब देखो संचार वायरिंग के उदाहरण नीचे दिखाए हैं। पहले आपका आता है टेलीफोन वायरिंग, जो कि क्या है? संचार वायरिंग का उदाहरण। और इंटरनेट, लैन नेटवर्क या लैन नेटवर्क वायरिंग, टीवी केबल हुआ, अन्य मनोरंजन वायरिंग, डाटा और सिक्योरिटी सर्विसेज वायरिंग, और एलएच या फैक्स वायरिंग, ये सारी आपकी क्या है? कम्युनिकेशन वायरिंग। टेक्नोलॉजी वो क्या करती है? ध्वनि, डाटा और अन्य सर्विसेज को आपके मुख्य द्वार से प्रत्येक कमरे तक या एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने का काम करती है ना? अब एक कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है? कम्युनिकेशन वायरिंग की आवश्यकता एक आती है जिसमें अनारक्षित मोड जोड़ा, यूटीपी बोलते हैं इसको, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर
कॉपर वायर है ना, हाँ कॉपर। एक यूटीपी केबल आती है आपकी जो कॉपर की होती है और ये स्क्रीन पर भी अवेलेबल है, ठीक है ना। उसको आप यहाँ देख सकते हो, यूटीपी केबल इस प्रकार की केबल होती है जिसमें 4 जोड़े के आपके 4 जोड़े आते हैं और प्रत्येक जोड़े में 2-2 केबल होती है, टोटल में 8 केबल होती है। और ये आगे जुड़ के इस तरह से सिरा बना, ये इस तरह की वायर दिखता है, यहाँ पे भी देखा होगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए देखा होगा ना, लेन कनेक्शन के लिए इस तरह की वायर है ना आपके। तो आप देखोगे काट के कभी तो देखना ऐसे वायर आएगा और उनका सिरा जो होगा वो इस प्रकार का है ना। इसको बोलते हैं यूटीपी केबल, कॉपर केबल है ना। अगर कॉपर में है तो कॉपर केबल कहलाएगी और अगर ये स्टील में है तो ये कॉपर केबल ना कहलाएगा, केवल ओनली यूटीपी केबल कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यूटीपी कॉपर केबल है वो सूचना वायरिंग को, जो यूटीपी केबल के द्वारा जो वायरिंग की जाती है उसको अपन सामान्यतः स्ट्रक्चर वायरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? स्ट्रक्चर वायरिंग भी कहा जाता है। इसको अपन कहां किया जाता है, देखो जो आपकी कम्युनिकेशन वायरिंग आजकल ये यूटीपी केबल का उपयोग किया जाता है आपके, है ना। और इसका उपयोग आजकल कहां करें, ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री में लैन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। कहां पर इसका उपयोग? नेट नेटवर्क स्थापित करने, जो कि दो कंप्यूटर के बीच संचार का माध्यम उपलब्ध कराती है और इंटरनेट और हाई स्पीड कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। कौन वायरिंग आप एफएससी को चुनिए, इस जगह पर फॉर ट्विस्टेड वायर का उपयोग किया जाता है। पहले क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन वायरिंग की जाती थी वो कौन वायरिंग के द्वारा की जाती है, अब किससे की जा रही है? यूटीपी केबल के द्वारा। या इसको क्या बोल सकते हैं? फोर ट्विस्टेड वायर। और ट्विस्टेड वायर नजर आ रहा है इसमें, तो इसका नाम फोर ट्विस्टेड वायर बोल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम कॉपर यूटीपी वायर। कॉपर यूटीपी वायर में 4 कॉपर के ढीले वायर अर्थात 8 अलग वोल्टेज चालक होते हैं। इन सबके अलग अलग होते हैं, ये आपको यहाँ कलर का डिफरेंस नजर आ रहा होगा, जैसे ब्लू रेड है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? कलर कोडेड आते हैं आपके, क्योंकि जो कि पुरानी वायरिंग की तुलना में बैंडविड्थ को बढ़ा देते हैं। बैंडविड्थ से यहाँ मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल वहां पर उपलब्ध करा पाएंगे, ठीक है ना। ये ज्यादा स्पीड भी आपको इंटरनेट उपलब्ध करा पाए, ठीक है। ये केबल छोटी लगभग 3x16 इंच व्यास की होती है और कम खर्च की होती है और आसानी से कहीं पे भी खींची जा सकती है, ठीक है ना। इसके लाभ क्या है अपने? आधुनिक कॉपर यूटीपी वायरिंग के तीन लाभ है। पहला क्या लाभ है इसका? यूटीपी केबल घरों में इंटरनेट और कंप्यूटर कम्युनिकेशन के साथ साथ सामान्य कॉल सिग्नल को भी निष्पादित या वहन करती है। यानी आपकी जो ये यूटीपी केबल होती है वो मल्टीपर्पज आप यूज कर सकते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता है, अलग-अलग उपयोग होते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कहां कर सकते हो? इंटरनेट के लिए कर सकते हो, कंप्यूटर के बीच में जो लोकल नेटवर्क चलता है आपका उसको बनाने के लिए कर सकते हो, प्लस फोन की वायरिंग के अंदर भी इसका उपयोग आप कर सकते हो, है ना। तो ये आपके मल्टीपर्पज काम करेंगे। आपके अधिक संख्याओं में टीवी चैनल सर्विस के लिए हाई क्वालिटी कोएक्सियल केबल जैसे कि RJ6 केबल का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको कहीं पर अगर वीडियो सिग्नल भेजना है ना, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी केबल का यूज करना है? यूटीपी की जगह कौन सा यूज करना है आपको? RJ6 केबल का उपयोग करना है। RJ6 केबल ऐसे होती है, आप देखिए होंगे आपके डिश की केबल आती है, उसके अंदर मिडिल में एक कॉपर वायर का इंसुलेशन होता है, ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है और उसके ऊपर एक जाली चढ़ी हुई होती है ना।
ये आपकी RG6 केबल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है आपके जो कम्युनिकेशन वायरिंग के जो, क्योंकि क्या होता था पहले कम्युनिकेशन वायरिंग के रूप में केवल आपकी फोन वायरिंग जो होती थी उसको इंस्टॉल किया जाता था, उसी से सारे काम किए जाते थे। मतलब अब किसका यूज किया जाता है आपके कम्युनिकेशन वायरिंग के रूप में एज ए यूटीपी केबल का या आपकी कोएक्सियल केबल का यूज हम आज के टाइम पे कर रहे हैं। इसका और क्या फायदा है, बैंडविड्थ का। ये क्या बेटा बैंडविड्थ को बढ़ा देता है, क्योंकि बैंडविड्थ स्पीड से संबंधित होता है। सामान्यतः आधुनिक जमाने में 6 केबीपीएस मॉडेम की आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए आपको जो ये केबल है ये क्या करेगी, आपको उतने केबीपीएस के तक के आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड कराएगी। अपन केबीपीएस तक की है आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगी। प्लस नई सर्विस भी इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इससे आज के लोग तेज स्पीड इंटरनेट उपलब्ध है, परंतु मकान डेटा इसका पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वायरिंग पर्याप्त नहीं होती है ना। वर्तमान में लोकल फोन कंपनी द्वारा कुछ क्षमता की तकनीकी उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे कि डीएसएल, इसका मतलब क्या है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और केबल टीवी कंपनी द्वारा भी केबल मॉडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि समान कोएक्सियल केबल में टीवी सिग्नल के साथ साथ इंटरनेट भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसके क्या होने वाली नई सेवाएं आपको कम्युनिकेशन वायरिंग से आपको मिल रही है। अच्छा, आपने जियो फाइबर सुना, कभी ने नाम सुना है जियो फाइबर? आवे जियो फाइबर नाम सुना? वो भी क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन वायरिंग है आपकी। फाइबर भी क्या है, कम्युनिकेशन वायरिंग है। उसमें क्या कर रहे हो आप, यूटीपी केबल की जगह कौन सी केबल यूज कर रहे हो, आज के टाइम पे फाइबर केबल यूज कर रहे हो। उसमें क्या होता है, टीवी का कनेक्शन क्या आ रहा है आपके, हां उसमें टीवी का कनेक्शन भी चल जाता है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि एक ही केबल से टीवी कनेक्शन भी चलेगा, इंटरनेट भी चलेगा, फोन भी चलेगा। आने वाले टाइम पे ये होगा। अभी जियो ने क्या किया, एक नेटवर्क स्थापित किया, उससे फोन भी कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट भी दे दिया आपको, हैं, और थोड़े दिनों में सेटअप बॉक्स लगा के वो उससे आपको केबल कनेक्शन भी दे देगा। ठीक है ना। ये सारी फैसिलिटी किससे मिल रही है उसको, कम्युनिकेशन वायरिंग से मिल रही है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप जो वायरिंग करते हो उसके साथ साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन वायरिंग भी करनी पड़ेगी। आपको उसको नॉलेज होना चाहिए किस जगह पर किस प्रकार की वायरिंगों का उपयोग आज के टाइम में हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चित्र में छोटे 2 बेडरूम के एक फ्लोर के घर का प्लान दिखाया गया है। यहाँ पर सभी वायरिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस से स्टार विधि द्वारा जोड़ी गई है। जैसे कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिवाइस लगा दिया है कम्युनिकेशन वायरिंग के लिए, है ना, जिसको आप सर्वर बोलते हो। सर्वर नाम सुना है, इंटरनेट के लिए सर्वर होता है ना, सर्वर डिवाइस लगा दी। और फिर क्या किया आपने, स्टार कनेक्शन के अंदर आपने इसको कनेक्ट कर दिया। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हर रूम के लिए एक वायर डाल दिया, यहाँ के लिए डाल दिया, यहाँ के लिए डाल दिया। हर पॉइंट के हिसाब से आपने वायरिंग डाली और हर पॉइंट से आपने क्या किया, कम से कम 2 आउटलेट यहाँ पर आपने प्रोवाइड कराया। 2 आउटलेट किस के हो सकते हैं, एक तो आपके इंटरनेट का हो सकता है और एक आपके फोन कनेक्शन का हो सकता है। ये इस तरह से आप इसकी वायरिंग करोगे जब भी आप किसी घर में कम्युनिकेशन वायरिंग करते हो। इससे समझ में आता है आपको कम्युनिकेशन वायरिंग कैसे करते हैं? किसी को डाउट है इसमें? आप देखो जो कम्युनिकेशन वायरिंग की जाती है उसके अंदर आप एक पिन का उपयोग, एक जेक का उपयोग करते हो। तो आपने देखा होगा इस कम्युनिकेशन देखा होगा, इसका नाम है 8 पिन मॉड्यूलर। इसका नेम को बोल सकते हो आप RJ45, है ना, 8 पिन मॉड्यूलर RJ45 ये इस तरह के मॉड्यूलर होते हैं। जो मैंने आपको केबल दिखाई थी ऊपर ड्यूटी वाली केबल है, उसको लगाने के लिए जो आप जेक करोगे, जो सॉकेट यूज करोगे, वो कौन सा होगा आपका RJ45 का। आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन के लिए कंप्यूटर के पीछे भी इस तरह के जेक लगे होते हैं, उसके अंदर आप इस तरह के अंदर छोटे-छोटे बटन होते हैं, आप देखना
ये यूटीपी केबल के लिए कनेक्शन उपलब्ध करवाना, इसके लिए उपलब्ध कराएगी यूटीपी केबल है ना। चित्र में दो दीवार आउटलेट के साथ जैक दर्शाया है। अब देखो आपने जो ऊपर दो आउटलेट देखे थे जितने भी वो उनके कनेक्शन इस तरह से नजर आएंगे है ना। तो इस तरह के आप कनेक्शन कर सकते हो वहां पर दीवार के अंदर। ये अलग ही प्रकार के ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सभी जुड़ी हुई युक्तियां केंद्रीय वितरण युक्तियां या प्रत्येक सिरों पर लगाया गया आउटलेट केबल की रेटिंग के अनुसार होना चाहिए। यानी आप जितनी भी इसके अंदर डिवाइसेस लगा रहे हो, जैसे अभी बात करी थी हमने सेंट्रल डिवाइस या सर्वर की, और आपने ये जैक लिया है ना, या आपने इसके लिए टर्मिनलाइजेशन के लिए जो आपने आगे 45 दे दिया है, इन सब की रेटिंग इसका अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप अपनी केबल डाल रहे हो, इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग ये आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है आपकी वीडियो केबल। अगर आपको वीडियो ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए कौन सी केबल का उपयोग करना है? वीडियो केबल के लिए आप समाज के दरेट में वीडियो वितरण के लिए परंपरागत कोएक्सल केबल का उपयोग, इसका उपयोग करेंगे कोएक्सल। कोएक्सल का दूसरा नाम क्या है? आरजे है ना, हाँ आरजे6, ठीक है। तो कोएक्सल केबल का उपयोग करेंगे हम। यदि कोएक्स को स्थापना की जा रही है तो वहां पर क्वाड शील्ड आरजे6 कोएक्स का उपयोग अच्छी परफॉर्मेंस के लिए करना चाहिए। कम ग्रेड की केबल या आरजे59 का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी आप जहां पर भी कोएक्स केबल का उपयोग कर रहे हो वहां पर आपको क्वाड शील्ड आरजे6 कोएक्स का ही उपयोग करना है ना। आरजे59 इससे कम ग्रेड के जो केबल है तो वो आपको वायरिंग में नहीं डालनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका एंटरटेनमेंट वायरिंग। अच्छा, एंटरटेनमेंट वायरिंग से मतलब मनोरंजन वाली वायरिंग, मनोरंजन जिससे हो रहा है, होम थिएटर फिल्म देखने के लिए ये होता है मनोरंजन वायरिंग। इसका मतलब ये हो गया होम थिएटर की वायरिंग, स्पीकर की वायरिंग, ये क्या है आपके मनोरंजन के साधन है आपके, है। तो मनोरंजन वायरिंग का ये वायरिंग का प्रकार है जिसका उपयोग मनोरंजन और आराम के लिए किया जाता है, जिसको होम थिएटर की वायरिंग का। जब होम थिएटर की वायरिंग की जाती है तो आपको निम्न सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप वायरिंग करते हो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको वहां ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है सुरक्षात्मक रूप से करें। जो भी वायरिंग करनी है आपको उसमें आप पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना है ना। एक बार वायरिंग करनी है, ऐसा नहीं कि बार-बार वायर डालो है ना, वो क्या होगा वायरिंग खराब कर देगा। और सही प्रकार से करें, तो उसको जिसमें जो नियम है उसके लगाने के वो आपको प्रॉपर करना है। ये 3 सिद्धांत दिए गए जब आप होम थिएटर वायरिंग करोगे तो आपको इन तीनों पॉइंट को माइंड में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए जो आप होम थिएटर वायरिंग कर रहे हो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सुरक्षा की, अगर आप होम थिएटर वायरिंग कर रहे हो तो सुरक्षा का आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी स्थापना का मुख्य बिंदु है। दीवार के अंदर वायरिंग करते समय विशेष मानकीकृत यानी सर्टिफाइड वायर का ही उपयोग करना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय मानक के अनुसार आप रसायन का उच्च तापमान रोधी हो। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी आप वायरिंग सेलेक्ट कर रहे हो उसको इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या आता है आपका, प्लानिंग द्वारा आप बार-बार होने वाले परिवर्तन को कम करके स्थापना की कीमत को घटा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं, पहले बोला आपने पहले वायर एक यहां से यहां डालना है ना, मान लो यहां से यहां डालना, आगे सामने तक डालना। फिर आप कहते हो कि नहीं यार ये दिक्कत वाला काम है, ये बार-बार पेड़ों में आ रहा है, आप उसको दीवार के सहारे लो। तो आपकी कोई प्लानिंग नहीं है ना, आपने केवल वायर डाल दिया तो क्या हुआ, आपको वायर खराब, आपकी मेहनत भी खराब हुई, समय भी खराब हुआ। तो प्लानिंग आपकी कभी भी अगर आप होम थिएटर वायरिंग या कोई सी भी वायरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग लेनी है कि आप ये जैसे ये रूम है तो आप सबसे पहले प्लानिंग क्या करोगे इसमें, मेरे को होम थिएटर कहां लगाना है ना, होम थिएटर कहां लगेगा, स्पीकर्स कहां लगेंगे है, स्पीकर कहां लगेंगे, इस होम थिएटर को चलाने के लिए पावर सप्लाई कहां से मिलेगी। तो ये क्या है, प्लानिंग का पार्ट है।
प्लानिंग कर लिया आपने, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है। तो होम थिएटर की स्थापना प्लानिंग करते समय आपको ये बात पर ध्यान रखना है। अच्छा, ये पॉइंट अभी टॉपिक पूरा मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आगे आपको दूसरी शीट से पढ़ाता हूँ। तो मैं बाद में कंप्लीट करके आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो अपन प्लानिंग पे चल रहे थे, देखिए इसी पे था ना प्लानिंग पे। तो प्लानिंग के लिए प्लानिंग क्यों आवश्यक है, ताकि बार बार हम क्या कर सके, परिवर्तन ना करें। इसके लिए हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि भाई कहाँ पर हमें होम थिएटर लगाना है और कहाँ पर उसकी पावर सप्लाई होगी, वो प्लानिंग का पार्ट है आपका, ठीक है ना। जब आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है आपको, वहां पर उसका केबल का एस्टिमेट लगाना है। आपको क्या करना है, आपको वहां पर केबल की एस्टिमेशन कब करोगे, पहले प्लानिंग करोगे कि मेरी यहाँ पर इतनी केबल जाएगी, फिर उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट तैयार करोगे ना। और जब भी आप एस्टिमेट तैयार करते हो तो उस समय आप केबल की जैसे आप कोई लंबाई निकाल रहे हो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो हमेशा आपको क्या करना है, 20% allow for the least 20% extra to cover for possible error and slack for the termination। यानी आपको 20% तक एक्स्ट्रा केबल का वहां उपयोग करना है। क्यों करना है कि मान लीजिए आपसे कोई एरर हो गई कनेक्शन करते समय, या आप टर्मिनल बना रहे हो, वायर खराब हो गया, टर्मिनल बनाते समय टर्मिनेशन सही नहीं बन रहा आपसे, तो उन सबको क्या है, उन सबको बार बार में बीच में ज्वाइंट ना हो और एक ही सीट में या एक ही वायर के टुकड़े से काम हो जाए, तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, 20% एक्स्ट्रा केबल का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप, प्लानिंग के अंदर लिखिए, बार बार होने वाले परिवर्तन को अवॉइड करने के लिए प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग की जाती है जिससे इंस्टॉलेशन का खर्च कम होता है तथा प्लानिंग के अनुसार ही वायरिंग में आवश्यक केबल की गणना की जाती है। वायरिंग क्या बोला, आवश्यक केबल की गणना की जाती है, एस्टिमेट किया जाता है ना। तथा वायरिंग की लंबाई, सॉरी केबल की लंबाई लेते समय 20% अधिक लंबी केबल का लेनी चाहिए।
20% केवल अधिक लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरनेट इंटरटेनमेंट वायरिंग में नेक्स्ट आता है आपका बजट, है ना। बजट आपका मेन पॉइंट है कि कोई भी अगर आप होम थिएटर या इंटरटेनमेंट वायरिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां आपका कितना खर्चा आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वायरिंग को इंस्टॉल करोगे, है ना। मान लीजिए आप ज्यादा पावर का होम थिएटर ला रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको केबल की साइज भी बढ़ानी पड़ेगी ना, और वहीं पे आप नॉर्मल नॉर्मल लेके आ रहे हो होम थिएटर तो उसके लिए आपको वैसा ही लाना पड़ेगा। तो बजट भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, बजट। इसमें लिखिए आप प्लानिंग स्टेज पर वायरिंग हेतु आवश्यक बजट याद होना चाहिए। प्लानिंग स्टेज पर वायरिंग हेतु बजट ज्ञात होना चाहिए, जिसके अनुसार होम थिएटर की वायरिंग की जाएगी, जिसके अनुसार होम थिएटर की वायरिंग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी होम थिएटर स्पीकर वायरिंग। स्पीकर वायरिंग अब देखो क्या होता है, जब भी आप स्पीकर की वायरिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप कितने वाट के स्पीकर आप नॉर्मली या कितने वाट के स्पीकर के लिए आप वायरिंग कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि स्पीकर की जब भी वायरिंग की जाती है पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि स्पीकर वायरिंग में कभी भी जॉइंट नहीं लगाया। अगर आपने स्पीकर वायरिंग में कहीं पे भी जॉइंट दे दिया तो वो क्या करेगा, अननेसेसरी आवाजों को उत्पन्न करेगा आपके स्पीकर के अंदर। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है, आपको लंबाई प्रॉपर पता होनी चाहिए स्पीकर वायरिंग की। दूसरा फिर क्या होता है, जब भी आप स्पीकर वायरिंग कर रहे हो तो उसका आपको मोटाई भी आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी जो मोटाई होती है स्पीकर वायरिंग की, उसकी मोटाई आती है आपके इसकी मोटाई आपकी नापी जाती है AWG में या SWG में। AWG की फुल फॉर्म क्या है आपकी, अमेरिकन वायर गेज, और SWG की मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज, या इसका SWG की फुल फॉर्म तो वैसे स्टैंडर्ड वायर गेज होती है। तो ये दो गेज है, जब भी आप वायरिंग कर रहे हो तो आपको ये गेज को ध्यान रखना है। और नॉर्मली आप क्या करते हो, जब वायरिंग करते हो तो मिनिमम आपको 16 गेज का 16 नंबर का वायर तो आपको यूज करना ही है ना। इससे कम सॉरी इससे ज्यादा साइज का आपको वायर यूज नहीं करना है। तो लिखो इसके अंदर होम थिएटर स्पीकर वायरिंग के अंदर
होम थिएटर सॉरी स्पीकर वायरिंग करते समय पर्याप्त साइज के पर्याप्त मोटाई के वायर का सिलेक्शन करना चाहिए। पर्याप्त मोटाई का वायर उपयोग करना चाहिए, अन्यथा स्पीकर की परफॉर्मेंस संतोषप्रद नहीं होती। अन्यथा स्पीकर की परफॉर्मेंस संतोषप्रद नहीं होती। सामान्यतः स्पीकर वायर को AWG उतार लिया आपने, डिस्टेंस आ गई इसमें एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच में, और इस वायर गेज आ गया आपका कि किस गेज का आपको वायर लगा। अच्छा, जब आप वायर का सिलेक्शन कर रहे हो तो वहां पर केवल लेंथ को ही नहीं देखना होता, वहां पर आपको स्पीकर के इम्पीडेंस को भी ध्यान रखना होता है ना। उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्या होगा, वहां पर गेज सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो इनके कनेक्शन कैसे करते हैं, एम्पलीफायर का या स्पीकर का और एम्पलीफायर के बीच में कनेक्शन कैसे करते हैं। तो स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए दो प्रकार के इसमें टर्मिनल आते हैं, एक तो स्प्रिंग टर्मिनल होते हैं, एक बाइंडिंग पोस्ट कनेक्टर होते हैं। ये दो प्रकार के कनेक्टर आते हैं इसमें आपके स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए। एक तो आपने देखा होगा एम्पलीफायर में ऐसे रेड और ब्लैक तरह के पीछे बटन आते हैं, जिसको दबाओ और फिर उसमें वायर डाल दो, छोड़ दो, वो उसमें अटक जाएगा, है ना। वो स्पीकर्स में आएंगे, आपको स्पीकर में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो होते हैं आपके स्प्रिंग टर्मिनल कनेक्टर। ठीक है, और एक आते हैं आपके बाइंडिंग पोस्ट कनेक्टर, जो इसके द्वारा क्या होते हैं, कसनी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी क्या चलता है आपके कनेक्शन के लिए, इसमें जो स्पीकर होते हैं और जो एम्पलीफायर होते हैं उसके पीछे जो टर्मिनल होते हैं उनमें भी कलर कोडिंग चलती है, रेड और ब्लैक। तो रेड तो आपको दिखाएगा पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो रेड ब्लैक होगा वो किसको दिखाएगा, आपके नेगेटिव टर्मिनल को। तो जब भी आप स्पीकर के कनेक्शन कर रहे हो तो वहां पोलैरिटी का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पोलैरिटी वहां पर ध्यान नहीं रखी तो क्या होगा, वो स्पीकर सही तरह से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, अच्छा इसके अंदर कनेक्शन के अंदर ये मैं आपको लिखा दूंगा अभी, आगे पहले पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइडलाइन फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। होम थिएटर वायरिंग करते समय या स्थापित करते समय आपको क्या क्या गाइडलाइन यानी किन किन दिशा निर्देशों का ध्यान रखना है। पहला क्या बोलता है इसमें, डू नॉट रन होम थिएटर केबल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी और पैरेलल टू अदर इलेक्ट्रिकल लाइन। यानी आपको क्या है, अदर इलेक्ट्रिक लाइन के साथ में या उसके समांतर में थिएटर केबल का उपयोग नहीं करना है। इससे क्या होता है, थिएटर केबल के ऊपर जो क्या होता है, आपकी जो ये लाइन जाती है इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या आता है, इंटरप्शन आएगा। इंटरप्शन आएगा जिससे क्या होगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपकी क्या होगी, बार बार में डिस्टर्ब होगी। ठीक है ना, तो पहला दिशा निर्देश इसमें ये बोलता है। नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, अवॉइड डिस्प्लेसिंग वायरिंग एट द ऑल कॉस्ट as lead to lowering its performance. In addition, always use a direct speaker wire run straight and amplify each speaker. This is a normal way of wiring sound in the home theater. As the multi-mode installation something keep the speakers and speakers turn.
अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है ये आपको कि आप जब भी होम थिएटर की या स्पीकर की वायरिंग कर रहे हो तो आपको बीच में कहीं पे भी जोड़ नहीं लगाना है ना। हमेशा इसको सीधे और एक ही लंबाई के अंदर आपको वहां पर क्या करनी है, वायरिंग करनी है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर बीच में मैंने जैसे आपको बोला, अगर बीच में कहीं जोड़ दोगे तो वहां पर क्या होगा, अनावश्यक आवाजें वहां पर स्पीकर में आएगी, जिसको नॉइस बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, जब भी आप वायरिंग कर रहे हो तो हमेशा वहां पर आप कुछ ना कुछ के वायर एक्स्ट्रा लेकर छोड़ो, है ना। वरना क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ोगे और वायर कहीं पर कम पड़ जाए तो वहां पर क्या होगा, जॉइंट की आवश्यकता पड़ जाएगी आपको, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा जहां पे भी वायरिंग कर रहे हो वहां पर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वायर जंक्शन बॉक्स पर या टर्मिनल एंड पर, जहां पे भी जंक्शन बॉक्स आ रहा है या टर्मिनल जो अंतिम सिरा आ रहा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा वायर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की गाइडलाइंस है आपकी जो कि इसके अंदर आती है। अच्छा, इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन है गाइडलाइंस में या कनेक्शन में या ऊपर जो भी पढ़ा हमने? ये हिंदी कन्वर्जन में करके दे दूंगा आपको, ठीक है ना, पीडीएफ दे दूंगा इसकी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। खत्म करें आज का टॉपिक अपना।